हेलो दोस्तों, साथ आप सही कि मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप सभी को आंसर भी समझाता हुआ चलूंगा। जितने भी बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, एशियन सोसाइटी का, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो और उनके आंसर भी समझ लो। एक वीडियो मैंने पहले ही बना दी है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताए, 13 क्वेश्चन मैक्सिमम बताए हैं, तो उनके ऊपर भी स्टडी जरूर कर लेना। इस वीडियो में उसी में से कुछ क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ जो 90% चांस है कि आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए निकाल के लाया हूँ और इनके आंसर भी साथ के साथ आप सभी को समझाते हुए चलूँगा। तो जितने भी बच्चे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एसएल में रहोगे इसी तरह से हेल्प होती रहेगी, ठीक है। चाहे एसएल का हो, चाहे एनसीवेब का बच्चा हो, चाहे रेगुलर का हो, ठीक है। आपकी इसी तरह से हेल्प होती रहेगी। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अगर आपके मन में कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को दे दिया जाएगा और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, बस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, तो अच्छा लगता है एक तरीके से कि हाँ, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। अब देख लो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर इसका आंसर भी आप सभी को समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में, सभ्यता और संस्कृति के बीच संबंधों के संदर्भ में वैचारिक पदक्रमण दृष्टिकोण पर चर्चा करें, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति के बीच के संबंधों में, ठीक है, चर्चा करनी है। तो सभ्यता अलग है और संस्कृति अलग है। तो एक चीज़ आप सभी को समझा देता हूँ कि सभ्यता क्या है। कि सभ्यता वो है कि एक तरीके से जो दिखाई दे रही है, मतलब मौजूद है, ठीक है। जैसे आप व्यक्ति है तो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो सभ्यता में आ जाएगा जैसे एक तरीके से, ठीक है। समाज में रहने वाले लोग वो सभ्यता में आएंगे। संस्कृति क्या है दोस्तों? संस्कृति जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, अब उसकी आत्मा वो दिखाई नहीं दे रही, तो एक तरीके से संस्कृति में आ जाएगी, ठीक है। और समाज, समाज में जैसे कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है, वो सभ्यता में समाज। अब जो सभ्यता में लोग हैं और जो लोग विचार रख रहे हैं अपने, ठीक है, विचार रख रहे हैं समाज में, अपने वैचारिक भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो वो संस्कृति कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप सभी को लिखना है। एक और एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका सभ्यता में, और जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो आ जाएगा आपका संस्कृति में, ठीक है। हार्डवेयर क्या है? जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और संस्कृति क्या है? जो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको वो समझनी है यहाँ पे, ठीक है। सभ्यता हार्डवेयर हो गया और संस्कृति सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस तरह से आप सभी को समझना है। ये दोनों अलग नहीं है, एक एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। और तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है सभ्यता और संस्कृति के बीच में। सभ्यता शब्द एक संस्कृति शब्द, दोनों के बीच एक अद्वितीय संबंध है, ठीक है, अद्वितीय संबंध है। दोनों ही भेद के साथ साथ मिलती जुलती विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, मिलती जुलती विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसा मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों कंप्यूटर के ही पार्ट हैं, ये दोनों अलग नहीं है किसी से, ठीक है। तो ये दोनों कंप्यूटर के ही पार्ट हैं, तो इसलिए इसमें बता रखा है मिलती जुलती विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं ये दोनों, ठीक है, सभ्यता और संस्कृति। तब आगे देखिए क्या बोला है। एक दूसरे के साथ और बाहरी दुनिया के निरंतर संपर्क में रहने वाली गुत्थी संस्कृति सभ्यता के प्रमुख घटक हैं। यह वही तत्व हैं जो एक सभ्यता में लोगों के बड़े समूह को एक साथ लाते हैं, ठीक है। लोगों को एक बड़े समूह को एक साथ लाते हैं क्योंकि वे मूल्यों और संस्थाओं के साझा समूह के माध्यम से पहचान करते हैं। लेकिन नरसंघ वैज्ञानिक और मानव वैज्ञानिक दोनों के बीच अंतर बनाए रखना पसंद करते हैं, ठीक है। नरसंघ वैज्ञानिक और मानव वैज्ञानिक इन दोनों के बीच अंतर बनाए रखना पसंद करते हैं। अब आगे क्या बोला गया है। यह प्रवृत्ति 1874 में मनोवैज्ञानिक एडवर्ड बर्नेट टायलर की आदिम संस्कृति प्रिमिटिव कल्चर के प्रकाशन के साथ शुरू हुई, जहाँ उन्होंने सभ्यता को सरल शुरुआत से विकास के अधिक जटिल रूप को प्रगतिशील विकास के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया। टायलर के टायलर के अनुसार सभ्यता का तात्पर्य मानव समाज के एक विकसित चरण से है, ठीक है। टायलर के अनुसार सभ्यता का तात्पर्य मानव समाज के एक विकसित चरण से, ठीक है, मानव समाज के एक विकसित चरण से है। और इसलिए जब वे आदमी समाजों के अध्ययन और चर्चा करते हैं तो वे उनके सहयोगी संस्कृति का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया, समाज में विचार रखना, ठीक है, तो इसमें वही बता रहा है। इसलिए जब वे आदमी समाजों का अध्ययन
अध्ययन और चर्चा करते हैं, ठीक है, अध्ययन और चर्चा करते हैं, तो वो संस्कृति में आ जाते हैं। तो वे उनके उनके सॉरी तो वे अनेकों सहयोगी संस्कृति का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो ये बता रखा है, ठीक है। तो संस्कृति का मतलब हो गया कि समाज में लोग अपने विचार रखते हैं, बताते हैं ये कैसे हो सकता है, ठीक है। समाज में अपने विचार रखना एक तरीके से, तो वो संस्कृति कहलाएगा, ठीक है। तो अब आगे क्या बता रखा है, संस्कृति को किस सभ्यता या सभ्यता के महत्वपूर्ण गुणों में से एक रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि इसमें शामिल संस्कृतियों का कुल योग। फर्नड बुडरेल संस्कृति को अर्ध सभ्यता कहते हैं, ठीक है। फर्नड बुडरेल संस्कृति को अर्ध सभ्यता कहते हैं, ये अर्ध सभ्यता कहते हैं संस्कृति को, क्योंकि यह मानव जाति के समग्र विकास में एक चरण है और इसलिए कुछ ऐसा जो सभ्यता की तुलना में निचले पायदान पर है। इस वैचारिक पदक्रम को आगे ब्रिटिश समाजशास्त्री क्रिस्टोफर डोनस द्वारा विस्तृत किया गया, जो सभ्यता को सबसे बड़ी सामाजिक ऐतिहासिक घटना मानते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टोफोरस है, सभ्यता को सामाजिक और ऐतिहासिक घटना मानते हैं, ठीक है। एक उच्च स्थिति जिस पर संस्कृति कोई दावा नहीं कर सकती। दूसरी ओर इमैनुअल वालरस्टीन और गैर अंग्रेजी के उदाहरण देते हुए वैचारिक पदक्रम दृष्टिकोण का खंडन करते हैं, विशेष रूप से जहां जर्मन सभ्यता सामान्य रोजमर्रा के मामलों के संदर्भित करती है, जबकि संस्कृति बहुत प्रसिद्ध चीज़ों को इंगित करती है, ठीक है। सभ्यता क्या है दोस्तों, जहां जर्मन सभ्यता रोजमर्रा मामलों को संदर्भित करती है, जबकि संस्कृति बहुत परिष्कृत चीज़ों को इंगित करती है। दोस्तों बेसिकली यही है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो वो सभ्यता हो गई, ठीक है। एक तरीके से अब उसमें विचार रखने वाले लोग संस्कृति में आ जाएंगे, ठीक है। विचार रखने वाले लोग, तो वो संस्कृति कहलाएगी। तो ये चीज़ इसमें आप सभी को लिखनी है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए, तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर उसका आंसर समझा देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, चाइल्ड के शहरी क्रांति के मॉडल के महत्व पर चर्चा करें। चाइल्ड के शहरी क्रांति के मॉडल पर चर्चा करें। दोस्तों चाइल्ड का मतलब है कि नवपाषाण युग, ठीक है। चाइल्ड ने अपने नवपाषाण युग पे विचार रखे हैं, ठीक है। एक तरीके से नवपाषाण युग ही एक तरीके से उनके शहरी क्रांति को माना जाएगा। अब जैसे नवपाषाण युग के बारे में जानते होंगे, नवपाषाण युग में लोगों ने किस तरह से पशुपालन शुरू किया, किस तरह से खेती शुरू करी, ठीक है। फिर उन्होंने व्यापार बढ़ाया, तो उनके ऊपर विचार रखने चाइल्ड ही अपने। तो अब आंसर समझा देता हूँ इसका। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, एक सामाजिक विकासवादी और पुरातात्विक वी गार्डन चाइल्ड मानव समाज के विकास में प्रमुख परिवर्तन और अग्रणी और सबसे प्रभावशाली सिद्धांतकारों में से एक हैं, ठीक है। तो जो वी गार्डन चाइल्ड हैं, मानव समाज के विकास में परिवर्तन और अग्रणी और सबसे प्रभावशाली सिद्धांतकारों में से एक हैं, ठीक है। ये सबसे अलग है, मतलब लोगों के ऊपर बात करते थे कि लोगों का विकास कैसे हो, ठीक है। विकास के ऊपर बात करते थे गार्डन चाइल्ड। तो ये बता रखा है। अब आगे क्या बोला गया है, सामाजिक और आर्थिक समझ की मार्क्सवादी विचारधारा की ओर झुकाव रखते थे, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक समझ की मार्क्सवाद विचारधारा की ओर सुझाव रखते थे, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक समझ की मार्क्सवादी विचारधारा की ओर झुकाव रखते थे चाइल्ड, ठीक है। जो चाइल्ड थे सामाजिक और आर्थिक समझ की मार्क्सवादी विचारधारा की ओर झुकाव रखते थे। अब आगे क्या बोला है, चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति की अवधारणा को विकसित किया, ठीक है। इन्होंने नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति को विकसित किया, बताया है इनके बारे में, ठीक है। शहरीकरण को विकसित किया ताकि शहरीकरण को समझा जा सके और अवधारणा बनाई जा सके। शहरीकरण को समझा जा सके और अवधारणा बनाई जा सके। और आगे क्या बोला है, उन्होंने 1950 में टाउन प्लानिंग रिव्यू में द अर्बन रेवोल्यूशन नामक पेपर के प्रकाशन के साथ बड़े अकादमिक समुदाय के लिए अपने पथ प्रदर्शक विचारों का परिचय दिया। क्रांति शब्द का चुनाव जानबूझकर किया गया क्योंकि वह चाहते थे औद्योगिक क्रांति की तुलना में प्रागैतिहासिक के उन प्रमुख सामाजिक परिवर्तनों को देखा जाए जो कि इन परिवर्तनों ने मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया। इसलिए उन्हें समझने और ग्रहण करने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो यही बेसिकली बता रखा है कि चाइल्ड लोगों के
समाज में जो चाइल्ड है वो समाज में लोगों के विकास के ऊपर बात करते थे, ठीक है, किस तरह से उनका विकास किया जाए। अब देखिए दोस्तों, नवपाषाण क्रांति क्या है चाइल्ड के अनुसार, ठीक है। नवपाषाण क्रांति, चाइल्ड की नवपाषाण क्रांति संबंधित अवधारणा शिकार और जीवन निर्वाह के लिए एकत्रित करने से लेकर खेती तक के संक्रमण को दर्शाती है, ठीक है। चाइल्ड की नवपाषाण क्रांति यानी चाइल्ड के अनुसार नवपाषाण क्रांति में अवधारणा, ठीक है, शिकार और जीवन निर्वाह के लिए एकत्रित करने से लेकर खेती तक के संक्रमण को दर्शाती है, ठीक है। खेती तक के संक्रमण को दर्शाती है, ठीक है। तो नवपाषाण क्रांति है चाइल्ड के अनुसार वो खेती तक के संक्रमण को दर्शाती है, तो ये बता रखा है। इस घटना को दुनिया के लगभग 7 या 8 हिस्सों में से एक साथ विकसित होते देखा जा सकता है, ठीक है। इस घटना को लगभग 7 या 8 हिस्सों में देखा जा सकता है दुनिया के, लेकिन सभी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हुए। जंगली संसाधनों के संचय से घरेलू खाद्य पदार्थ के उत्पन्न और खपत में इस बदलाव के परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुए। तकनीकी सफलताओं और सामाजिक परिवर्तनों का एक संयोजन यहाँ देखा जा सकता है, जैसे कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है। दूसरी ओर शहरी क्रांति ने सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं को पूरी तरह बदल दिया, ठीक है। शहरी क्रांति ने संस्थाओं और प्रथाओं को पूरी तरह बदल दिया। इस चरण के दौरान पहले शहर आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, बढ़ते सामाजिक स्तरीकरण और शासन के नए संसाधनों के आने के साथ अस्तित्व में आए। चाइल्ड के लिए शहरी एकमात्र घटक नहीं थे, जिसके कारण ये जटिल समाज अस्तित्व में आए, ठीक है। चाइल्ड के लिए शहर ये एकमात्र घटक नहीं था, शहरी उनके लिए एकमात्र घटक नहीं था। वो गरीबों के ऊपर ज़्यादातर फोकस करता था, मतलब ग्रामीण शहरों के ऊपर फोकस करता था, कैसे उनका विकास किया जाए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, हालांकि वे सुनिश्चित रूप से महत्वपूर्ण थे। मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, भारत, मेसोअमेरिका और एंटीज के क्षेत्रों में सबसे पहले शहरों और राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। इनमें सबसे पहले उदय हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि वह बहुत ही सरल समाज से विकसित हुए, जिसमें बहुत कम या कोई बाहरी प्रभाव नहीं था। दोस्तों सबसे पहले ये विकसित हुए, ठीक है, तो इनमें कोई बाहरी प्रभाव नहीं था। तो ये बता रखा है। शहरी क्रांति पर अपने लेख के लिए चाइल्ड ने 1920 के दशक में उर नामक स्थान में खुदाई के दौरान मिले आंकड़ों को नियोजित किया, जिसमें मेसोपोटामिया में सबसे शुरुआती शहरी समाज का प्रमाण दिया। इसलिए उनका सिद्धांत साक्ष्य और तथ्यों पर बहुत ही अधिक निर्भर था, कुछ ऐसे जो उनके पूर्ववर्तियों के कार्यों में देखने को नहीं मिलता। चाइल्ड का मानना था कि शहरी क्रांति ने धातु विज्ञान के विकास और शहरों में रहने वाले कारीगरों और विशेषज्ञों के एक नए सामाजिक वर्ग का उद्भव देखा है, ठीक है। चाइल्ड का मानना था कि शहरी क्रांति और धातु के विकास और शहर में रहने वाले कारीगरों और विशेषज्ञों के एक नए सामाजिक वर्ग के उद्भव को देखा है, ठीक है। एक नए उद्भव को देखा है शहरी क्रांति ने, ठीक है। शहरी क्रांति धातु विज्ञान के विकास, शहर में रहने वाले कारीगरों और विशेषज्ञों के नए सामाजिक वर्ग के उद्भव को देखा है, ठीक है। शहरी क्रांति ने तो नई चीज़ें उसमें देखी हैं, उसमें मतलब खेतीबाड़ी का उसमें क्या होता है कि नहीं होता, पशुपालन, उससे निकल के शहरी क्रांति क्या है, शहर में आप लोग देखते हो कि शहर में ये चीज़ें नहीं होती है, खेतीबाड़ी हो गया, पशुपालन शहर में ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये ग्रामीण जगहों में किया जाता है। तो उनके विकास के लिए, जो ग्रामीण लोग हैं उनके विकास के लिए बात करी गई है, ठीक है। चाइल्ड ने उन्हीं के ऊपर बात करी है कि कैसे उनका व्यापार बढ़े, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को इसका आंसर लिखना है, तो ये पढ़ लेना इसका। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करना, कांस्य युग के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, कांस्य युग की सभ्यता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। कांस्य युग की सभ्यता को परिभाषित करना है। तो कांस्य युग क्या है वो मैं आप सभी को समझा देता हूँ दोस्तों, कि 3 युग होते हैं। पहला होता है पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग और तीसरा होता है लोहा युग, ठीक है। सबसे पहले आया था पाषाण युग। पाषाण युग में क्या करते थे लोग कि जो जानवर की हड्डियाँ होती थी, ठीक है, उनके औजार बनाया करते थे, पत्थर से औजार बनाया करते थे। पहले लोग किस तरह से औजार बनाया करते थे वो बताया गया है पाषाण युग में, ठीक है। और कांस्य युग क्या है, कांस्य युग में दोस्तों धातु से औजार बनाई जाने लगी, ठीक है। जैसे तांबे से
जो औजार हैं वो बनने लग गई कांस्य युग में। कांस्य युग में तांबे के ऊपर बात करी है कि तांबे से आपके औजार बनने लगे, ठीक है, उसे पिघला के जिस तरह से औजार बनाना चाहते हैं कांस्य युग में बना सकते थे, ठीक है। फिर आता है लोहा युग। लोहे युग में फिर इसे भूलते गए लोग कांस्य युग को, ठीक है, तो लोहा ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा तो उसके औजार बनने लगे। तो वो बता रखा है इसमें, तो आप सभी को समझा देता हूँ उत्तर के तौर पे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। कांस्य युग वह काल था जिसमें औजार और उपकरणों के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से कांस्य धातु के प्रयोग की विशेषता थी, ठीक है। पुरातात्विक पाषाण युग में यह एक महत्वपूर्ण सुधार था क्योंकि धातु के उदाहरण अधिक टिकाऊ और प्रभावी हो गए थे, ठीक है। जो धातु के उपकरण थे वो अधिक टिकाऊ और प्रभावी हो गए थे। जो पाषाण युग था उसमें हड्डियों की बनी होती थी, वो दोस्तों नहीं चलती थी ज़्यादा दिन, ठीक है। बट जो धातु थी वो ज़्यादा दिन तक टिकती थी और चलती थी, ठीक है। तो इसलिए इसमें बताया गया है कांस्य युग में उसका महत्व। तो इसके बाद क्या बता रखा है, इसके अलावा इस खोज का यह प्रभाव केवल तकनीकी क्षेत्र तक ही सीमित था बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी फैल गया था। तो ये चीज़ बता रखी है, ठीक है। तो अब कांस्य युग का मेन टॉपिक देखिए क्या है। मानव समाज का इतिहास परंपरागत 3 रूप से कालों में बटा था, ठीक है। मानव समाज का इतिहास परंपरागत रूप से 3 कालों में बटा गया था। 3 कालों में बटा था जो इतिहास था परंपरागत, वो 3 कालों में बटा था जो उपकरण और उपकरण बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री के आधार पर है। 3 कालों को आमतौर पर पाषाण युग, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 3 काल थे आपके। एक था पाषाण युग, दूसरा था कांस्य युग और तीसरा था लोहा युग, ठीक है। तो क्या बता रखा है आगे, तीनों कालों को आमतौर पर पाषाण युग, कांस्य युग और लोहा युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपके युग हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट रूप होता है, पहली अवधि पत्थर हड्डी तथा सॉरी पहली अवधि पत्थर हड्डी या हाथी दांत को पीसकर या काटकर बनाई गई चाकू कुल्हाड़ी के उपयोग द्वारा चिन्हित की गई थी, ठीक है। जो पाषाण युग था, पाषाण युग का मतलब होता है जो पहली अवधि, ये पहली अवधि थी पाषाण युग। पत्थर हड्डी हाथी के दांत को पीसकर काटकर बनाई गई चाकू कुल्हाड़ी के उपयोग द्वारा चिन्हित की गई है, ठीक है। पाषाण युग में हाथी के दांत, ठीक है, पत्थर पीस के हड्डी से इनके हथियार बनाए जाते थे पहले पाषाण युग में। फिर आगे क्या बोला है, चिन्हित की गई थी, चिन्हित की गई थी जिसमें पत्थर को प्रमुख सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। जिसमें पत्थर को प्रमुख सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया था। उस टाइम पत्थर प्रमुख सामग्री हुआ करती थी। अब दूसरी अवधि देखिए दोस्तों, दूसरी अवधि है कांस्य युग, ठीक है। दूसरी अवधि तब शुरू होती है जब मनुष्य ने यह ज्ञान प्राप्त किया कि उपयुक्त परिस्थितियों में कुछ प्रकार के अयस्क एक पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें गर्म होने पर आवश्यकता के अनुसार आकार दिया जा सकता है। कांस्य युग क्या है, कांस्य युग में दोस्तों जो धातु थी, ठीक है, जो धातु थी तांबा था, तो उसमें हम गर्म करके उसे आकार बना सकते थे, किसी भी तरह का हम उसे बना सकते थे, ठीक है, वो औजार को। अब आगे क्या बोला है, और ठंडा होने पर आकार बराबर रहता था, ठंडा होने पर आकार बराबर रहता था। अब हड्डियों में तो दोस्तों ऐसा था कि उनका आकार हम बराबर नहीं कर पाते थे। अब औजार क्या है, औजार का जैसे है उसका आकार हम गर्म करके अपने आप बना सकते हैं किस तरह का हमें चाहिए। अब आगे क्या बोला है, जिसके परिणाम बहुत कठोर और टिकाऊ उपकरण या कार्यान्वयन होते थे, ठीक है, बहुत टिकाऊ होते थे। कांस्य युग में जो उपकरण थे, धातु थी, वो बहुत टिकाऊ होती थी और जो पाषाण युग की धातु थी वो टिकाऊ नहीं होती थी। इस चरण को कांस्य युग के रूप में जाना जाता है। इस काल में तांबा जो औद्योगिक रूप से उपयोग की जाने वाली जो पहली वस्तु था, ठीक है, जो तांबा था वो पहली वस्तु थी काल युग में इस्तेमाल की जाने वाली, ठीक है। तांबा जो पहली वस्तु थी जो औद्योगिक में इस्तेमाल की जाती थी। फिर आगे क्या बोल रहा है, प्रारंभिक धातु के अधिकांश औजार में टीन के साथ मिश्रित किया गया था, ठीक है, धातु को टीन के साथ मिश्रित किया गया था। तांबा और टीन के सम्मिश्रण से बनाए गए, तांबा और टीन के मिश्रण से, तांबा और टीन का मिश्रण बनता था तो बहुत मजबूत औजार बन जाता था। उपकरणों को कांस्य उपकरण के रूप में जाना जाने लगा। प्रौद्योगिक इस प्रगतिशील उपयोग में प्रगतिशील उपयोग में तीसरा चरण बड़े पैमाने पर लोहे द्वारा कांस्य के
प्रतिस्थापन के साथ शुरू हुआ। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, लोहे द्वारा कांस्य के प्रतिस्थापन के साथ शुरू होता है जो व्यापक रूप में उपलब्ध था। यह हमारा ध्यान इस श्रृंखला में मध्य युग पर है। ठीक है, यह हमारा ध्यान इस श्रृंखला में मध्य युग पर है। मध्य युग पे हमें ध्यान देना है, मतलब इस श्रृंखला में मध्य युग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसमें मानव संस्कृति के विकास में एक छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। जब लोहा युग आ जाता है तो कांस्य युग भी ख़त्म हो जाता है और पाषाण युग भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मेन था कि कांस्य युग में कैसे लोगों ने औजारों को बनाना शुरू किया, तब जाके आगे लोहा युग आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को लिखनी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से आप सभी को लिखना है। अगर कांस्य युग के बारे में आता है कोई भी क्वेश्चन, इस तरह से आप लोग बना के लिख सकते हो किस तरह के औजार बनते थे। 3 युग हुआ करते थे, इस चीज़ का ध्यान रखना, पाषाण युग, कांस्य युग और लोहा युग। पाषाण युग में हड्डियों से बनती थी, हाथी के दांतों से औजार बनते थे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और कांस्य युग में तांबा और टीन के धातु से औजार बनाए जाते थे। फिर लोहा युग आ गया, फिर उस टाइम तो लोहे से सारी चीज़ें बनने लगी। तो ये इसमें बता रखा है कांस्य युग में। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में क्या बताया गया है। वैसे इसमें छठा लिखा है, बट मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है चौथा, ये आप सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, नगर नियोजन पर विशेष ध्यान देते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। नगर नियोजन के ऊपर बात करनी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो मोटे तौर पे आप सभी को समझा देता हूँ क्या है इसमें, कि एक तरफ है शहर और एक तरफ है ग्रामीण। ठीक है, शहर में आप लोगों को पता है पक्के मकान होते हैं, पक्की नालियाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ग्रामीण में कच्ची नालियाँ होती हैं, कच्चे घर होते हैं। तो उनका विकास करने के लिए, ठीक है, बताया गया है इसमें कि कैसे ग्रामीण का विकास किया जा सकता है। जैसे सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी के पास एक नदी है, तो वहाँ पे नदी के पास में जो ग्रामीण लोग हैं वो भी रहते हैं और शहरी लोग भी रहते हैं। शहरी लोग ऐसे मकान बनाते हैं कि जब अगर नदी से बाढ़ आती है, नदी भर जाती है, बाढ़ आती है, तो ग्रामीण लोग डूब जाते हैं उसमें। ठीक है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, उनकी खेती बाड़ी सब नुकसान हो जाती है। बट जो शहरी लोग हैं वो ऊपर होते हैं, तो उन्हें बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आप सभी को बताया गया है। तो आपको आंसर के तौर पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हड़प्पा शहर, दोस्तों जो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी का जो मेन टॉपिक है वो हड़प्पा का महत्व है। ठीक है, हड़प्पा शहर से है कि जो हड़प्पा का शहर था वो मतलब जो ग्रामीण लोग थे उनके विकास करने को लेकर सोचता था हड़प्पा। ठीक है, तो ये हड़प्पा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है सिंधु घाटी में। ठीक है, सिंधु घाटी जैसे एक तरीके से सिंधु घाटी क्या है, यहाँ पे एक नाला है, ठीक है, नदी है, यहाँ पे नदी है, और यहाँ पे ये वेस्ट में आपके मोहनजोदड़ो का घर है। ठीक है, मतलब एक तरीके से मोहनजोदड़ो का महल है। यहाँ पे ये सिंधु घाटी हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये वेस्ट में मोहनजोदड़ो का महल हो गया। ठीक है, ये इस तरह से बनाया गया है, बिल्कुल पक्का, जिसमें ना बाढ़ आ सकती है ना कुछ आ सकता है। मतलब इतना पक्का बनाया गया है महल कि ये मोहनजोदड़ो ने इस तरह से बनाया है कि इसमें कोई भी प्रभाव असर ना पड़े। ठीक है, लोग इसमें रह सकें। अब दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा है, उसने ग्रामीण लोगों के ऊपर बात करी जो पूर्व में रहते थे। ठीक है, मतलब छोटे शहर में रहते थे, जगह तो बहुत थी, बट वो छोटे ग्रामीण शहर में रहते थे कि उन पे इतनी सुविधाएं नहीं थी। अगर बाढ़ आ जाएगी तो वो डूब जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें पक्का करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए, उनकी नालियाँ मकान पक्के करने के लिए उनके ऊपर बात करी गई है। ठीक है, हड़प्पा शहर में। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, हड़प्पा के बड़े शहर पड़ोसी क्षेत्र से एकत्रित किए गए अन्य संसाधनों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में उत्पादित अधिशेष से कायम है। ठीक है, हड़प्पा के बड़े शहर पड़ोसी क्षेत्रों से, हड़प्पा के बड़े शहर पड़ोसी क्षेत्र यानी जैसा मैंने आप सभी को बताया मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये बड़े शहर हो गए। तो हड़प्पा के बड़े शहर पड़ोसी क्षेत्रों से एकत्रित किए गए अन्य संसाधनों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में उत्पादित अधिशेष से कायम थे। ठीक है, जो ग्रामीण लोग थे उनके अधिशेष से कायम थे। उन पे खेती बाड़ी भी थी। ठीक है, पशुपालन भी उन मतलब अच्छा खासा उन पे था कि उनका विकास कैसे करें। ठीक है, अनाज कैसे बोए, आगे कैसे व्यापार करें, तो उनके ऊपर फोकस किया गया हड़प्पा सभ्यता में। अब आगे क्या बोला है, यह तभी संभव हो सका क्योंकि इन संस्कृतियों के बीच पारस्परिक संपर्क था जो कच्चे माल को प्राप्त करने
उनके कलाकृति बनाने और फिर संगठित तरीके से उनका व्यापार कराने में प्रतिबद्ध था। ठीक है, तो इसमें देखिए यही बोला गया है कि कच्चे माल को प्राप्त कराने, उनकी कलाकृति बनाने और फिर संगठित तरीके से उनका व्यापार कराने में प्रतिबद्ध था। ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता थी उनका व्यापार कराने में प्रतिपादित था। ठीक है, तो ये बताई गई ये चीज़ें कि उनका विकास कराने में प्रतिपादित था। अब आगे क्या बोला है, हड़प्पा के शहर विशेष शिल्प उत्पादन के केंद्रों के रूप में कार्य करते थे, जिसका व्यापार सभ्यता के भीतर और बाहर दोनों जगह किया जाता था। इसके लिए समर्पित कारीगरों के अधिक से अधिक कौशल और संगठनों की आवश्यकता थी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला गया है, हड़प्पा के शहर नगर नियोजन नागरिक संगठन एक परिस्थिति स्तर पर भी प्रदर्शित करते हैं। शहर को आमतौर पर पश्चिम में स्थित एक छोटे गढ़ क्षेत्र में विभाजित किया गया था, जहां सत्ता और नागरिक जीवन के संसाधन स्थित थे। साथ ही अनुसूचित सार्वजनिक समारोह के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान और पूर्व में बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र जिसमें घर, सड़कें आदि शामिल थे। ठीक है, तो पूर्व में एक बड़ा व्यवसायी क्षेत्र था जो हड़प्पा का था। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो का था वो वेस्ट में था। तो जो पूर्व में बड़ा व्यवसायिक क्षेत्र जिसमें घर, सड़कें आदि शामिल थे, उनका घर, सड़कें आदि शामिल थे विकास करने के लिए। ठीक है, कैसी पक्की सड़कें बनाई जाएं, पक्के मकान बनाए जाएं, वो था। ठीक है, यह विभाजन या व्यवस्था हड़प्पा की स्थापना के लिए अद्वितीय थी। ठीक है, यह स्थापना हड़प्पा के लिए अद्वितीय थी और बाद के ऐतिहासिक काल में बंद कर दी गई, और ये चीज़ें बाद के ऐतिहासिक काल में बंद कर दी गई। ठीक है, एक बात जो हड़प्पा के शहरीकरण और बाद के शहरों के बीच सामान्य रही, एक बात जो हड़प्पा के शहरीकरण और हड़प्पा के बाद जो समान रही, जो उन दोनों के बीच समान रही, वह थी पेशेवर समूह को विशेष स्थानों पर केंद्रित करने की प्रवृत्ति। इस प्रकार हड़प्पा के शहर भूमि, जल और श्रम के प्रबंधन की अर्थव्यवस्था को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए एक संगठित शहरी व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक प्रतीत है, जैसे किस तरह से वो पक्की नालियाँ बनाते थे, घर बनाते थे, सड़कें बनाते थे, तो एक तरीके से उनकी सभ्यता अभी भी चलती आ रही है। ठीक है, तो वो चीज़ बता रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो इस तरह से आप लोग बना के लिख देना, आप लोगों को अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मेसोपोटामिया में सभ्यता की प्रगति के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। ठीक है, मेसोपोटामिया में सभ्यता की प्रगति के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो पहले समझिए मेसोपोटामिया क्या है। तो मेसोपोटामिया दो वर्ड से बना है। ठीक है, मेसो का मतलब है मध्य और पोटामिया का मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, जैसे दो नदी हैं, इसके बीच की भूमि, ये हो गया पोटामिया। ठीक है, मेसो का मतलब मध्य और पोटामिया का मतलब हो गया दो नदियों के बीच की भूमि, तो मेसोपोटामिया। ठीक है, अब इसका मैं आप सभी को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, मेसोपोटामिया शब्द ग्रीस शब्द मेसोस जिसका अर्थ है मध्य। ठीक है, मेसो का मतलब है मध्य, जैसा मैंने आप सभी को बताया। पोटामस का मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, तो ये बता रखा है, जिसका अर्थ नदियों के संयोजन से लिया गया है। इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ हुआ दो नदियों यानी यूफ्रेट्स और टाइग्रिस के बीच की भूमि। ठीक है, जैसे मैंने बीच की भूमि बताई है कि दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, तो वो हो गई मेसोपोटामिया। अब आगे क्या बोला गया है, जो मोटे तौर पर आधुनिक इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ठीक है, जो मोटे तौर पर आधुनिक इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों को कवर करती है। जो नदियां हैं वो इराक के कुछ हिस्सों को कवर करती हैं। ठीक है, इराक और सीरिया के। मेसोपोटामिया को इन दोनों नदियों की देन माना जाता है। मेसोपोटामिया को इन दोनों नदियों की देन माना जाता है। इधर भी नदी है, इधर भी नदी है और इधर भूमि है। ठीक है, तो इसे मेसोपोटामिया की देन माना जाता है। पुरातात्विक निष्कर्ष के अनुसार नवपाषाण से कांस्य युग में संक्रमण सबसे पहले मेसोपोटामिया के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, नवपाषाण से कांस्य युग में संक्रमण सबसे पहले मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में हुआ। जो मेसोपोटामिया के क्षेत्र थे वहाँ पे संक्रमण हुआ। ठीक है, फिर जिससे सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरिया सभ्यता का भी निर्माण हुआ। ठीक है, जो सबसे पुरानी सभ्यता थी सुमेरियन, उसका निर्माण हुआ मेसोपोटामिया में। अब आपको मेन टॉपिक समझा देता हूँ, मेसोपोटामिया का मेन टॉपिक क्या है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है,
उत्तर और दक्षिणी मेसोपोटामिया। तो मेन क्या है, मेसोपोटामिया में सभ्यता का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी। ठीक है, मेसोपोटामिया में सभ्यता का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिसमें उत्तरी से दक्षिण भाग में संक्रमण की प्रक्रिया देखी गई। लगभग 6000 ईसा पूर्व उत्तरी मेसोपोटामिया में खाद्य उत्पादन पूरी तरह से विकसित हो गया था। ठीक है, लगभग 6000 ईसा पूर्व पहले उत्तरी मेसोपोटामिया में खाद्य उत्पादन पूरी तरह से विकसित हो गया था, जिसके कारण इस क्षेत्र में लगातार 3 कांस्य युग संस्कृति का विकास और प्रसार हुआ। ठीक है, कांस्य युग आपको पता ही है, जैसे तांबे की चीज़ें बनाई जाने लगी। ठीक है, तो कांस्य युग का प्रकाश हो गया, विकास हो गया। तो इनमें 3 कांस्य युग संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, कौन सी कांस्य युग संस्कृति है? पहली है दोस्तों हसुना, ठीक है, दूसरी है समरा और तीसरी है हल्फ। ठीक है, इन संस्कृतियों का विकास हुआ। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हसुना संस्कृति। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, यह स्थल इराक में आधुनिक निवेंद प्रांत में स्थित है और टाइग्रिस घाटी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ कई घर मिले जिसमें अलग अलग कमरे हैं। ठीक है, यहाँ कई घर ऐसे मिले जिसमें अलग अलग कमरे हैं। हसुना संस्कृति से भी संबंधित मिट्टी के बर्तन हैं। ठीक है, हसुना संस्कृति से भी संबंधित मिट्टी के बर्तन हैं जो हाथ से बने और चित्रित हैं। ठीक है, जो हाथ से बने और चित्रित हैं। ठीक है, हसुना संस्कृति में मिट्टी के बर्तन मिले हैं और चित्रित हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है हसुना संस्कृति में। अब आगे क्या बोला है, और जो ज्यामिति पैटर्न से सजाए गए। ठीक है, और ज्यामिति पैटर्न से सजाए गए, जो कि यह मिट्टी के बर्तन को मेसोपोटामिया के उत्तर व्यापक क्षेत्र में खोजा गया। ठीक है, जो कि ये मिट्टी के बर्तन को मेसोपोटामिया के उत्तर क्षेत्र में खोजा गया था। ये जो मिट्टी के बर्तन थे मेसोपोटामिया के उत्तरी क्षेत्र में खोजे गए थे। ठीक है, यह व्यापार संबंधों की ओर इशारा करते हैं, या व्यापार संबंधों की ओर इशारा करते हैं। तो इनका साफ साफ कहना था जो मिट्टी के बर्तन थे वो मिले हैं और व्यापार की ओर, संबंध की ओर इशारा करते थे, व्यापार करने की ओर इशारा करते थे ये। ठीक है, तो ये बताया गया इसमें मिट्टी के बर्तन आप सभी को मिले हैं। अब समारा संस्कृति में देखिए क्या बोला गया है। समारा संस्कृति मध्य टाइग्रिस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, मध्य टाइग्रिस क्षेत्र में स्थित है समारा संस्कृति। यह वह समय था जब दक्षिणी मेसोपोटामिया की सीमाएं पर लोग भी बसने लगे थे। ठीक है, यह वह समय था जब दक्षिण मेसोपोटामिया की सीमाओं पर लोग बसने लगे थे, क्योंकि इस क्षेत्र में कम वर्षा होती थी। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में कम वर्षा होती थी। समारा संस्कृति में किसान सिंचाई के कृत्रिम स्रोत पर निर्भर थे, जैसे कि अल्प विकसित नहरों के अस्तित्व से स्पष्ट थे। गांव एक खाई से सुरक्षित था। गांव एक खाई से सुरक्षित था। इस आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार के जटिल सामाजिक संगठन की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों समारा संस्कृति क्या है कि इसमें इसमें दोस्तों कम वर्षा होती थी, इस क्षेत्र में कम वर्षा होती थी। ठीक है, जो दक्षिणी मेसोपोटामिया है यहाँ पे कम वर्षा होती थी और लोग दोस्तों खेती व बाड़ी करते थे, तो वो सोचते थे कि पानी को हम कैसे बचाएं। तो उसके लिए उन्होंने नदियों का विकास किया, नदियाँ बनाई। ठीक है, तो साल में एक बार बाढ़ आती थी, तो वो बाढ़ आने के बाद में जो पानी था वो नदियों में भर जाता था। ठीक है, उससे लोग खेती करते थे। बारिश बहुत कम होती थी, बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते थे उस टाइम। ठीक है, हमारा संस्कृति में जब बाढ़ आती थी तो उन्होंने ऐसी ऐसी नहरें बनाई जिसका हम यूज़ कर सकें, खेती बाड़ी के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इस तरह की उन्होंने नदियाँ बनाई और वो खेती के काम में पानी यूज़ लाया जा सके। ठीक है, तो वो पानी यूज़ आने लगा। तो ये बताया गया समारा संस्कृति में। अब दोस्तों लास्ट देखिए इसमें क्या बोला गया है। हाल्फियन संस्कृति। हाल्फियन संस्कृति क्या है? उत्तर मेसोपोटामिया में नवपाषाण काल के विकास में सबसे उन्नत चरण का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, उत्तरी मेसोपोटामिया में नवपाषाण काल के विकास में सबसे उन्नत चरण का प्रतिनिधित्व करती थी। नवपाषाण काल दोस्तों आप लोग समझ रहे हो नवपाषाण काल क्या है? जब लोगों ने खेतीबाड़ी करना शुरू कर दी, ठीक है, पशुपालन शुरू कर दिया, वो हो गया नवपाषाण काल। ठीक है, तो उसे नवपाषाण काल बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो क्या बोला गया है, उत्तरी मेसोपोटामिया में नवपाषाण काल के विकास में सबसे उन्नत चरण का प्रतिनिधित्व करती थी। इस संस्कृति की पहचान सबसे पहले 5500 ईसा पूर्व के आसपास तेल हल्फ की साइट पर की गई थी। स्थलों पर सतह पर उपलब्ध तांबे से बने
तांबे से बने तांबे के मोती पाए गए थे। ठीक है, स्थल पर सतह पर उपलब्ध तांबे से तांबे के बने मोती पाए गए थे। तो यहाँ पे तांबे के मोती पाए गए थे अल्फियन संस्कृति में। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पत्थर औजार मिले। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पत्थर औजार मिले। क्षेत्र के लोगों ने उच्च स्तर के मिट्टी के बर्तन का उत्पादन किया। ठीक है, उच्च स्तर के मिट्टी का बर्तन का उत्पादन किया। मिट्टी के बर्तन को हाथ से बनाया जाता था, चित्रित किया जाता था और चमकदार बनाया जाता था। दोस्तों ये सारी चीज़ें इस हल्फिया संस्कृति में की गई। ठीक है, तो वहाँ पे मोती पाए गए, तांबे के मोती पाए गए, तांबे के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, जब मोती पाए गए तो बर्तन भी बनेंगे तांबे के। आपने देखे होंगे तांबे की चीज़ें। ठीक है, पहले तांबे की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ में लाई जाती थी। ठीक है, फिर मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से मिट्टी के जो बर्तन थे वो चमकदार बनाए जाते थे, फिर उन्हें बेचा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को लिखना है इसके ऊपर। ठीक है, मेसोपोटामिया के ऊपर तो ये लिख देना इस तरह से, तो अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, क्या धर्म मिस्र में राज्य के साथ निकटता से जुड़ा था? टिप्पणी करें। ठीक है, क्या धर्म मिस्र में राज्य के साथ निकटता से जुड़ा था? तो इसके ऊपर आप सभी को लिखना है धर्म मिस्र के ऊपर। तो पहले मिस्र समझ लो, मिस्र क्या है, फिर उसके बाद आप सभी को धर्म मिस्र बता दूंगा। तो मिस्र समझिए दोस्तों कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दक्षिण में बसा एक देश है, नील नदी के पास बसा एक देश है मिस्र। ठीक है, तो ये है, तो आप सभी को आंसर के तौर पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बता रखा है, मिस्र क्या है। मिस्र में सभ्यता मेसोपोटामिया के साथ साथ लगभग समान है। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ लगभग समान है। ठीक है, मिस्र और मेसोपोटामिया इनकी सभ्यताएं एक जैसी हैं। ठीक है, तो इनकी जो सभ्यताएं वो एक जैसी हैं। तो आगे क्या बोला गया है, मिस्र में सभ्यता मेसोपोटामिया के साथ साथ लगभग समान सभ्यतागत विशेषताओं के साथ विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी के आसपास फली फूली है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी के आसपास फली फूली है। ठीक है, जो सभ्यता है वो नील नदी के आसपास इनकी फली फूली है। अब आगे क्या बोला गया है, मिल्टेस के यूनानी भूगोलविद हेक्टेशियन के अनुसार मिस्र नदी का उपहार है। ठीक है, मिस्र नदी का उपहार है, जो मिस्र नदी का उपहार है। जब उन्होंने 500 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र का दौरा किया तो उन्होंने महसूस किया कि मिस्र नील नदी की वार्षिक बाढ़ पर बहुत अधिक निर्भर है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था मेसोपोटामिया में कि जो वर्षा है ना बहुत कम होती है, तो ये लोग नदी पे निर्भर रहते हैं। साल में बहुत कम वर्षा होती है फसल करने के लिए। ठीक है, खेती बाड़ी करने के लिए पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए दोस्तों साल में यहाँ पे मिस्र सभ्यता में बारिश बहुत कम होती थी। ठीक है, और जब होती थी एक बार तो बाढ़ जैसे हालात हो जाते थे। ठीक है, तो तो इसमें क्या बोला रखा है, तो इसमें क्या बोल रखा है, वार्षिक बाढ़ पर बहुत अधिक निर्भरता, वार्षिक बाढ़ पे बहुत अधिक निर्भरता, जिसके कारण उन्होंने नदियाँ वदियाँ बना दी कि अगर बारिश नहीं होती है तो जो नदी का पानी है वो यूज़ किया जा सके। ठीक है, मेसोपोटामिया की तरह ही। मेसोपोटामिया के विपरीत मिस्र के क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थिति कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी। मिस्र का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा कम वर्षा वाला शुष्क क्षेत्र था। ठीक है, एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस्र में कम वर्षा वाला क्षेत्र था। अब आगे क्या बोला गया है, मिस्र पूर्व में अरब रेगिस्तान और पश्चिम में सहारा रेगिस्तान में विलयन होने वाले लीबिया के रेगिस्तान से घिरा हुआ था। हालांकि इस क्षेत्र में धातुओं जैसे सोना, तांबा, कीमती पत्थरों, फिरोज, कार्लिनिया और जैसम और खनिजों के समृद्ध भंडार थे। ठीक है, इसके अलावा इन रेगिस्तान ने इन क्षेत्रों को प्रकृति सुरक्षा प्रदान की और मिस्र के लोगों के लिए पूर्व और पश्चिम के क्षेत्र में एक व्यापारिक मार्ग को भी कार्यात्मक किया। दोस्तों बेसिकली इसमें कहने का मतलब यही है कि इस क्षेत्र में भी वर्षा कम होती थी। ठीक है, जो खेती बाड़ी करने के लिए, पशुपालन करने के लिए, मतलब एक तरीके से जब बाढ़ आती थी तो वो जो बाढ़ आती थी वो नदियाँ बना लेते थे। ठीक है, इतनी पक्की नदियाँ बना देते थे कि नदी का बाढ़ पूरे साल तक यूज़ किया जा सके। ठीक है, जो बाढ़ का पानी है पूरे साल तक यूज़ किया जा सके। तो वर्षा सिर्फ एक बार होती थी, बहुत कम होती थी, तो वो नदियाँ बना लेते थे और जिससे जब बाढ़ आती थी तो वो पानी इकट्ठा हो जाता था और जब खेती बाड़ी करनी थी उसी से वो खेती बाड़ी करते थे। दोस्तों ये
मेसोपोटामिया की तरह ही है, ठीक है। मिस्र भी, इसका भी सेम आंसर ही लिख देना। अगर मिस्र के बारे में पूछे या मेसोपोटामिया के बारे में पूछे तो आंसर उसका सेम लिख देना। तो इस तरह से आप सभी को ये लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताया नहीं था तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समकालीन समाजों पर धातु प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। समकालीन समाज में धातु प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ा। तो समकालीन समझो दोस्तों, समकालीन क्या है। समकालीन का मतलब है कि 10वीं सदी में भी दोस्तों जो औजार यूज़ किए जाते थे, उस टाइम जो औजार यूज़ किए जाते थे वो अभी भी इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि धातु, जैसे कांच से धातु है तो धातु की चीज़ें, ठीक है, वो यूज़ में अभी तक लाई जा रही हैं समकालीन समाज में भी, ठीक है। मतलब समकालीन समाज पहले वो था 10वीं सदी में, और वो चीज़ें अभी भी इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, ठीक है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया उस टाइम दोस्तों, वो चीज़ देखना कि किन किन धातुओं की औजारों का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो वो दोस्तों कांस्य युग से निकल के आई है ना, समकालीन से ही निकल के आई है वहाँ से। वहाँ पे लोगों ने धातुएं, जो कांस्य युग में तांबा इस्तेमाल किया, फिर उसके आगे बढ़ के हथियार बनने लगे। फिर प्रथम विश्व के बाद दोस्तों कई तरह के हथियार बनने लगे। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है, ठीक है। प्रौद्योगिकी, समकालीन समाज पर धातु प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका एक आंसर तरीके से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ठीक है। कांस्य युग के दौरान धातुकर्म क्षेत्र में देखे गए आविष्कार और विकास के समकालीन समाजों के लिए दूरगामी परिणाम थे, ठीक है, दूरगामी परिणाम थे। तकनीकी रूप से कौशल का एक नया समूह आवश्यक हो गया और इन कौशलों का ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया, ठीक है, स्थानांतरित किया गया, जो कि इन कौशलों के लिए लंबे समय तक सीखने की आवश्यकता थी। इनके परिणाम स्वरूप एक नई सामाजिक श्रेणी का निर्माण हुआ। इसमें विशेषज्ञता रखने वाले लोग शामिल थे। आर्थिक रूप से कांच से बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल और उसमें उत्पादित उपकरण और हथियार अधिक प्रचुर मात्रा में हो गए थे, ठीक है। तो समकालीन समाज में जो हथियार थे वो अधिक मात्रा में हो गए थे, क्योंकि पहले ही कांस्य युग चलता हुआ आ रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें दोस्तों कई तरह के औजार लोगों के पास हो गए, ठीक है, तब जाके वो प्रथम विश्व युद्ध होना शुरू हो गया। तो वो इस तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो अब आगे क्या बता रखा है, धातु क्रम गतिविधियों के उदय के व्यापार मार्गों के उदय और विकास को भी जन्म दिया। सामाजिक दृष्टिकोण में विशेषज्ञों का एक वर्ग बनाने के अलावा नई आकृतियों के नए मूल्यों के पैमाने और समाज के भीतर विभाजन को प्रदर्शित करने के अनूठे तरीके भी पेश किए। अभिजात वर्ग के सामाजिक रूप से विशिष्ट और आर्थिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने कांस्य और अन्य धातु जैसे सोना चांदी से बनी कलाकृति को जमा किया। इस प्रकार इनका उपयोग सामाजिक स्थिति और शक्ति और असमानता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। दोस्तों इन्होंने क्या किया, समकालीन समाज में क्या हुआ कि इन्होंने सोना चांदी से बनी कलाकृतियों को जमा करना, इकट्ठा कर दिया, फिर इन्हें मतलब उचित भाव में बेचा जाने लगा, ठीक है। इनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है, इनकी जो, ठीक है, जैसे बता रखा है, शक्ति और असमानता के प्रतीक के रूप में किया गया। अब आगे क्या बोला गया है, कांस्य युग को पढ़ने से यह सवाल भी सामने आता है कि धातु विज्ञान में विकास राज्यों और शहरों की स्थापना के कारण में से था, जो कि तांबे को तरल रूप में आकार दिया जाता था, ठीक है। तांबे को तरल रूप में आकार दिया जाता था, किसी भी तरह के हथियार बनाए जा सकते थे, ठीक है। तो ये समकालीन समाज में होने लगा। जो भी हथियार थे तो उनके जो भी चीज़ें थी वो अब उपयोग में आने लगी, ठीक है। जो पुरानी चीज़ें थी वो उपयोग में आने लगी कि किस तरह से अब हथियार बनाने चाहिए, ठीक है, किस तरह से अलग चीज़ें बनानी चाहिए, तो वो उपयोग में आने लगी समकालीन समाज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि किस तरह से अब पुरानी चीज़ों का यूज़ होने लगा। उनका उनकी जो चीज़ें बनाई हुई थी वो अभी भी यूज़ में हो रही हैं, और इस टाइम भी अभी भी यूज़ में हो रही हैं उनकी जो बनाई हुई चीज़ें, ठीक है। तो उनकी जो तकनीक है वो अभी भी काम में आ रही है, तो ये चीज़ बता रखी है। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये मेरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ बताए हैं, इनके ऊपर पढ़ लेना, समझ लेना, और एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके ऊपर आप लोग खुद रिसर्च मार के स्टडी कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। दोस्तों एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मियोन्स और माइसिनियन के जीवन जगत की तुलना करें, ठीक है, मियोन्स और माइसिनियन के जीवन जगत की तुलना करें, इसके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितने बच्चे हैं आप सबके लिए मेहनत हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।